हेलो। आइए सर, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अपरूपता के बारे में। क्या है अपरूपता? देखिए, हम अगर बात करें एलोट्रॉप्स की सर, दैट इज अपरूपता की। सबको गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। हम अगर एलोट्रॉप्स की बात करते हैं सर, व्हाट इज एलोट्रॉप्स? तो कहता है जब कोई पदार्थ है, इसको या तो गर्म कर दो या इस पर या तो इसको ताप दे दो, या इसको दाब प्रेशर दे दो, या टेम्परेचर दे दो, इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं अपरूपता। अगर किसी वस्तु पर को ताप या दाब देने पर, ध्यान देना चला, अगर किसी वस्तु पर को ताप या दाब देने पर क्या देने पर सर? ताप या दाब देने पर। ताप
दोगे तो फैल जाएगा, दाब दोगे तो दबा जाएगा। इसके रूप में परिवर्तन आता है, इसी को हम अपर रूपता कहते हैं। अगर किसी वस्तु को ताप या दाब देने पर, क्या देने पर सर? ताप या दाब, ताप दोगे तो ये फैल जाएगा, दाब दोगे तो ये दब जाए। कहते हैं अगर किसी वस्तु को ताप या दाब देने पर इसके रूप में परिवर्तन आता है, यही घटना अपर रूपता कहलाती है, एलोट्रॉप्स कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यही घटना क्या कहलाती है? अपर रूपता कहलाती है। जैसे कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, जैसे हीरा, ये कार्बन का अपर रूप है। हो गया। तो मिला, ठीक है, स्टार्ट करो। पूरा से खड़ी को किया, स्टार्ट करो। किसी दिन आएंगे गुरु जी।
छो रखूंगी, नहीं नहीं, तुम अपने, नहीं नहीं नहीं। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के अपर रूप है सर फुलरीन, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। फुलरीन से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फुलरीन कार्बन 60 को कहते हैं, फुलरीन कार्बन 60 को कहते हैं। ये जियोडेसिक संरचना दिखलाता है। अगर हम फुलरीन की बात करें सर, तो फुलरीन जियोडेसिक संरचना दर्शाता है, जिसका आकार, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जिसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अगर हम हीरा की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, फुलरीन सबसे ज्यादा इस बार पूछा गया, जिसको हम कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। यह जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ये फुटबॉल के का आकार का होता है। किस आकार का होता है सर? फुटबॉल के आकार का होता है फुलरीन। फॉर से फुलरीन, फॉर से फुटबॉल। कहता है जब किसी, ध्यान दीजिएगा सर, कहता है क्या, जब किसी पदार्थ पर अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो वह पदार्थ अपना रूप और गुण बदल देता है। जब भी उस पर सर अत्यधिक तापमान और दबाव दीजिएगा तो वो अपना रूप और गुण बदल देगा। ठीक है, इस परिघटना को अपरूपता कहते हैं। इस परिघटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो फुलरीन के बारे में एक लाइन सर लिख लेना है। फुलरीन के बारे में आप एक लाइन एकदम जरूर से जरूर लिख लीजिए। फुलरीन का फॉर्मूला होता है कार्बन 60, C60। जियोडेसिक संरचना दर्शाता है, जियोडेसिक संरचना और फुटबॉल के आकार का। जल्दी से लिख लीजिए सर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन पूछा है। फुलरीन, कार्बन 60, जियोडेसिक संरचना, फुटबॉल के आकार का। लिख लिए? कहते हैं मुझको, कहते हैं जब किसी पदार्थ पर अत्यधिक तापमान, जब किसी पदार्थ पर अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो वह पदार्थ अपना रूप और गुण बदल देता है, जिसे अपर रूप कहलाता है। इस परिघटना को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन के बारे में हमने कहा, यह कार्बन 60 इसका फॉर्मूला होता है, इसका जियोडेसिक संरचना है और यह फुटबॉल के आकार का होता है। अब आप हीरा और ग्रेफाइट में सर कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या कंपैरिजन है, गौर फरमाइएगा। अगर हम सर हीरा की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें, पहले तो यह विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो सुचालक। किसका सर? विद्युत का। हीरा का उपयोग की अगर बात करोगे हम लोग आभूषण में इसका उपयोग करते हैं, धातु काटने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे चश्मा वगैरह काटने के लिए हम लोग शीशा काटने में मेनली इसका उपयोग करते हैं। धातु काटने मतलब शीशा काटने। इसका उपयोग अगर बात करोगे शुष्क सेल में, कार्बन का जो छड़ होता है वो ग्रेफाइट होता है मेनली। शुष्क सेल
प्लस स्नेहक के रूप में ठोस स्नेहक, स्नेहक मतलब सर फिसलनदार बना देता है ये सतह, ठोस स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठोस स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसकी अगर हम बात करें, इसका संरचना चतुष्फलकीय होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और इसकी संरचना षटफलकीय होती है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय और इसकी संरचना षटफलकीय। ध्यान दीजिएगा, अब मैथ का क्लास नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर। हीरा की अगर हम बात करें सर, तो हीरा कुचालक है, हीरा सर कुचालक है विद्युत धारा का, ग्रेफाइट सुचालक है। आभूषण या धातु काटने में, मेनली शीशा काटने में इसका उपयोग होता है, और शुष्क सेल और स्नेहक में इसका उपयोग होता है, शुष्क सेल में और स्नेहक में इसका उपयोग होता है। ये चतुष्फलकीय संरचना दर्शाते हैं, ये षटफलकीय संरचना दर्शाते हैं। ठीक है, गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं हीरा अत्यंत कठोर है, सब जानता है, सबसे अधिक कठोर हीरा है। और यह ग्रेफाइट होता है सर पेंसिल में, यह मुलायम होता है। आप अगर पेंसिल से काला काला जो निकलता है उसका हाथ पर लीजिएगा, तो हीरा सबसे अधिक कठोर तत्व है। हीरा चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट षटफलकीय होता है। हीरा की अगर हम बात करें, हीरा चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट षटफलकीय होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है, सब जानता है, हीरा डायमंड लोग पहनते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में किया जाता है, जो कार्बन की छड़ होती है ड्राई सेल में, वो ग्रेफाइट की होती है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, हीरा का उपयोग शीशा काटने में करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल यानी पेंसिल में ग्रेफाइट बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% पाई जाती है। नाम है लेड पेंसिल लेकिन लेड की मात्रा 0%। नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन सिल्वर की मात्रा 0%। नाम है लेड पेंसिल लेकिन लेड की मात्रा 0%। और नाम है जर्मन सिल्वर और सिल्वर की मात्रा 0%। ये पूछता है सर दोनों। लेड पेंसिल हिंदी में लिखो, शीशा पेंसिल, इसमें शीशा की मात्रा 0। जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर की मात्रा 0। इसको लिख लीजिए। ग्रुप डी मंडे टू फ्राइडे है, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सीजन खाली मेरा क्लास बंद रहेगा, बाकी सभी कक्षाएं अपने नियमित समय पर चलेगी। आपका जो 2-3 क्लास बचा है केमिस्ट्री का, वो हम आएंगे घर से तो कर देंगे, क्योंकि सर दादी की डेथ हो गई है तो हमको जाना ही पड़ेगा। और सोम मंगल बुध बंद रहेगा मेरा क्लास। बृहस्पतिवार से मैं अपना क्लास नियमित समय पर लूंगा। बुधवार का शाम वाला क्लास, रात वाला में भी मैं ले लूं। बुधवार का जो रात वाला क्लास है जो यूट्यूब पे है वो मैं ले सकता हूं, लेकिन बाकी सभी क्लासेस बंद रहेगी, क्योंकि सर मैं आ नहीं पाऊंगा। फिर आपको बोल दूंगा आप फोन कीजिएगा, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन के लिए हर हाल में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। शीशा पेंसिल में शीशा की मात्रा 0 है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0 है। क्या था सर, गौर फरमाइएगा। हीरा काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0 होती है, शीशा नहीं होता है। अब सर है एक जल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं।
एक है मृदु जल, इससे भी सर खूब क्वेश्चन पूछा है, और एक है कठोर जल। अब मृदु जल और कठोर जल कैसा होता है सर, गौर फरमाइए। एक होता है मृदु जल, और एक होता है कठोर जल। ये जो मृदु जल है सर, ये पीने वाला जो जल है ना, ये मृदु जल है। पीने वाला जो जल है ये मृदु जल है। और कठोर जल नहीं पीने वाला जल। और सर ये जो मृदु जल है ये साबुन के साथ झाग देता है। ऐसे भी सर जो हम लोग पीते हैं वो साबुन के साथ झाग देता है, तब तो हम लोग साफ कर पाते हैं। साबुन के साथ झाग देता है। मृदु जल पीने वाला जल है, ये साबुन के साथ झाग देता है। और जो ना पीने वाला जल है ये साबुन के साथ झाग नहीं देता है। साबुन के साथ झाग नहीं देता है। देखो, मृदु जल पीने वाला जल है, ये साबुन के साथ एकदम झाग देता है। कठोर जल है, ये नहीं पीने वाला जल है, साबुन के साथ झाग नहीं देता। ठीक है, इस पर सर आप सवाल जाके बनाओगे, एकदम उल्टा पुल्टा सवाल करके दिया है, आप बनाओगे, आपसे सर बन जाएगा। कहते हैं जल मुख्यतः दो प्रकार के, एक मृदु जल और एक कठोर जल। मृदु जल हम लोग पीते हैं और कठोर जल हम लोग नहीं पीते हैं। कहते हैं मृदु जल क्या है, वैसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहते हैं। इस जल को पेयजल भी कहा जाता है। इस जल को कौन जल कहते हैं सर, पेयजल, क्योंकि इसको हम लोग पीते हैं। कठोर जल, वैसा जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे कठोर जल कहलाता है। यह पेयजल नहीं होता है, इसको हम लोग पी नहीं सकते। कहेगा जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करेगा वो मृदु जल, पेयजल भी है, क्योंकि हम लोग जो पीते हैं उसी से साबुन में कपड़ा भी धो लेते हैं। कठोर जल वह जल है जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, वो कठोर जल है। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, कठोर जल है, पी भी नहीं सकते इसको। लेकिन मृदु जल हम लोग पी भी सकते हैं और साबुन के साथ झाग भी देता है। वैसे भी जो हम लोग पीते हैं वो साबुन के साथ झाग देता है। अब देखो, अब जल की कठोरता, यानी कठोर जल जो होता है वो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की, एक होता है सर अस्थाई कठोरता, और एक होता है सर अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता जो होता है ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। और अस्थाई कठोरता जो होता है ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। देखिएगा सर, अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, और अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अब मेरी तबीयत ठीक है सूरज जी।
अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और अस्थायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लेकिन हाँ, यहां पर झोल है। झोल क्या, तुम इसका बात उसमें कर देगा, उसका बात इसमें कर देगा, यही तो झोल है। तो तुमको क्या करना है, अस्थायी का स्पेलिंग छोटा है, गौर से देखोगे, अस्थायी का स्पेलिंग छोटा है और अस्थायी का स्पेलिंग बड़ा है। तो बाइकार्बोनेट का भी स्पेलिंग बड़ा है और क्लोराइड और सल्फेट का स्पेलिंग छोटा छोटा है। तो छोटा वाला में छोटा स्पेलिंग, अब बड़ा वाला में बड़ा स्पेलिंग। छोटा वाला में छोटा स्पेलिंग, अब अस्थाई क्लोराइड और सल्फेट छोटा छोटा स्पेलिंग है, अस्थाई बाइकार्बोनेट, अस्थाई बाइकार्बोनेट बड़का में बड़का स्पेलिंग। तुमको सेटिंग करना होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट छोटा स्पेलिंग है, अस्थाई कठोरता के लिए जिम्मेवार है, और अस्थाई कठोरता के लिए बाइकार्बोनेट बड़का में बड़का स्पेलिंग, बड़का में बड़का स्पेलिंग। कहते हैं सर अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। इसको दूर कैसे करेंगे सर? इसको दूर करना है सर, बस वाष्पीकरण कर देता है। जल वाष्प में बदलेगा, जो अशुद्धि होगा वो नीचे रह जाएगा, वाष्प बन के शुद्ध जल ऊपर आ जाएगा। इसको सर शुद्ध करने के लिए हम लोग चूना जल, चूना जल, इसके लिए हम लोग वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। इसको अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग चूना जल का प्रयोग करते हैं, या आसवन विधि, आसवन जानते हो, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करते हैं। शुरू में पढ़ाए थे, जब क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर होता है तब इसी विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा, और पेट्रोलियम से पेट्रोल, गैसोलीन, किरोसिन का वो अलग करना प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। याद है? कल याद है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, अब देखिए, और अस्थायी कठोरता को हम केवल वाष्पीकरण विधि द्वारा दूर करते हैं, जबकि अस्थायी को चूना जल या आसवन विधि द्वारा दूर करते हैं। उल्टा हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो याद करने का चीज है, दूसरा इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो है ना, ये होता है चूना जल और आसवन, और ये हो जाएगा सर वाष्पीकरण विधि। ये कभी नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तुमको कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट या बाइकार्बोनेट में फंसाएगा, तुम याद रखना छोटका स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग, बड़का स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग। अब आ जाओ यहां, कहते हैं जल की कठोरता दो प्रकार की, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अस्थायी है ना, बड़का स्पेलिंग, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। कठोरता को दूर करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस कठोरता को दूर करने के लिए वाष्पीकरण विधि द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। चूंकि छोटा स्पेलिंग है इसलिए छोटा छोटा लेते हैं, क्लोराइड और सल्फेट। अस्थायी का बड़का स्पेलिंग है इसलिए बड़ा लेते हैं, दैट इज बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है या चूना जल का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा सर क्लोराइड और सल्फेट और बाइकार्बोनेट पूछता है, फिर उल्टा के देख लेना। अस्थायी कठोरता क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण होती है। बड़का में बड़का स्पेलिंग, छोटका में छोटका स्पेलिंग। अब आते हैं सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर एरोमेटिक क्या होता है? बेंजीन देख रहे हो सर, अगर आपने बेंजीन को देखा होगा सर,
बेंजीन में आप गौर से देखो, हाँ चला एक सप्ताह एकदम, कार्तिक जी हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि एक बार रिवीजन करने के लिए वीडियो रहने दीजिएगा। मेरे से जितना हो पाएगा सर उतना जरूर करेंगे। कहते हैं सर इसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट में सर इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसी को एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक मतलब कंप्लीट साइकिल में बंद होगा। ये अगर ऐसा होगा तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाप है बेंजीन, C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाप कौन है? बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाप कौन है? बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाप कौन है सर? बेंजीन, दैट इज C6H6। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से भी जानते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से भी जानते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। यहां डबल बॉन्ड है तो यहां नहीं होगा, फिर यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां नहीं होगा, यहां फिर डबल बॉन्ड होगा। इसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से जानते हैं। इसका फादर बेंजीन है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। कहते हैं इसे एरीन भी कहा जाता है। यह विलय के रूप में पाया जाता है, एवं विलय मतलब सर घुलने वाला, जैसे चीनी विलायक नहीं होता है पानी के जैसा, यह चीनी के जैसा होता है। तथा एवं इसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट में द्विबंधन होता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अल्टरनेट में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। ये कार्बन कार्बन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम सर एरोमेटिक कहते हैं। इसको एरीन के नाम से भी जानते हैं। और एरोमेटिक का बाप है सर बेंजीन। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है, यानी बाप कहा जाता है। बेंजीन यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। और ये आप जानते होंगे सर, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब हम सर निकाल के तरह बताए थे, याद कर पहले। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर आप निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 12। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा बॉन्ड की टोटल संख्या हो जाएगी 12। और पाई बॉन्ड की टोटल संख्या हो जाएगी सर 3। सिग्मा बॉन्ड की टोटल संख्या हो जाएगी 12 और पाई बॉन्ड की टोटल संख्या हो जाएगी 3। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम आपको बताते हैं कि एक ही कार्बन का गिनते हैं। एक ही कार्बन का गिनेंगे तो 1 2 3 और 3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा sp2। और तुम कहोगे हम जानवे नहीं करते हैं, पीछे पढ़ाए हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सर, 1 2 3 और 3 बोले तो सर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा। तब अगर यही सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो जाती तो sp3 हो जाता, तब 3 sp3 हो जाता, तब 3 1 4 हो जाता। लेकिन यहां तो होगा नहीं, 3 एगो है, 1 2 3 तो sp2 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3। गौर से देखो सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ऑफ कार्बन हो जाएगा sp2। क्योंकि सर एक ही कार्बन का देखोगे तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये तो पाई हो जाएगा, तो 1 तो 3। इसको सर कहते हैं फिनॉल। कुछ है एलिमेंट्स जिसको आप अगर ध्यान में रख सकते हैं तो याद रखिए। वैसे नहीं के बराबर पूछा, लेकिन पूछ दिया तो इसको फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो कार्बन यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के OH जोड़ देना, तो ये फिनॉल हो जाएगा। जैसे C6H6 होता है, एगो कार्बन को हटा देंगे, एगो हाइड्रोजन को हटा देंगे, C6H5 हो जाएगा और उसे एगो कार्बन की जगह OH जोड़ देंगे। जैसे यहां अगर ऐसा स्ट्रक्चर है,
यहां अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, एक कार्बन को यहां से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के OH जोड़ देंगे, इसी को फिनॉल कह देंगे। एक हाइड्रोजन को खाली हटा देंगे और OH जोड़ देंगे, इसी को फिनॉल कह देंगे। अब सर ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब याद कीजिए सर, अगर CO2 जो कोल्ड ड्रिंक में होता है, जब ये H2O से रिएक्ट करता है, ये बना देता है H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, जिसको हम सर क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। सर ये जो CO2 है जो कोल्ड ड्रिंक में रहता है, ये जो H2O से रिएक्ट करता है H2CO3 बना देता है, इसी को हम कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। कौन एसिड के नाम से जानते हैं? चला कार्बोनिक। CO2 H2O से अभिक्रिया करता है H2CO3 बना देता है, इसी को हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। आपको कहेगा जब कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित CO2 जो है ये H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर दे। कहता है CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देगा, दैट इज H2CO3 का। अगला जब यहां से खाली हाइड्रोजन दीजिएगा, टॉल्विन होता है, इन्हें पूछेगा फॉर्मूला, लेकिन सर ये पूछेगा ट्राइनाइट्रोटॉल्विन नाम का एक कंपाउंड है जिसका उपयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं। कहेगा इसका उपयोग ट्राइनाइट्रोटॉल्विन नामक विस्फोटक बनाने का उपयोग, टॉल्विन का उपयोग ट्राइनाइट्रोटॉल्विन नामक विस्फोटक बनाने में करते हैं। उसके बाद है एनिलिन, खाली कुछ नहीं करना है, यहां से H हटा के NH2 जोड़ देना है। यह भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, नहीं पूछता है लेकिन फिर भी देख लो, यह भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में खाली हाइड्रोजन हटा के NO2 जोड़ देते हैं, इसका उपयोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक बनाने में करते हैं। याद ही रखना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं। इसका उपयोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक बनाने में करते हैं। टॉल्विन का उपयोग ट्राइनाइट्रोटॉल्विन नामक विस्फोटक बनाने में करते हैं। नाइट्रोबेंजीन को सर मिर्बेन का तेल भी कहते हैं, सर हाईलाइट करके इसको ध्यान में रखना होगा। अब सर नाम है तो हम की समझाएंगे, बता। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। एक और तेल है आगे, यह बेंजोइक एसिड, सब जानता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। खाद्य पदार्थ पर जो सेब पर जो देखना है हमेशा स्प्रे मारते रहती है दुकान वाली, वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उसमें बेंजोइक एसिड का स्प्रे होता है जो कवक का नाश कर देता है और फफूंद नहीं लगने देता है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, खाली कुछ नहीं करना है, H को हटा के Cl जोड़ देना है। CHO है, यहां खाली H को हटा के CHO जोड़ देंगे, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अब सर यहां आ जाओ, ये अगर हम बात करें DDT की, नाम तो सुना ही होगा, DDT। क्या नाम है सर? DDT। इसे क्लोरल से बनाया जाता है, क्लोरल नाम का एक कंपाउंड है, उससे बनाया जाता है। और आप भी सुने होंगे DDT का छिड़काव, DDT के छिड़काव से सर मिट्टी पर असर पड़ता है। DDT के छिड़काव, ये भी क्वेश्चन पूछा है, DDT के छिड़काव पे से मिट्टी पर असर पड़ता है। यह क्लोरल नाम के कंपाउंड से निकलता है, यह कीटाणुनाशक है। इसकी खोज डॉक्टर पाल मूलर ने किया था, इसका खोज जो है डॉक्टर पाल मूलर ने किया था। सर ये एकदम आपको याद रखना होगा, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डॉक्टर पाल हेरमेन मूलर ने किया था। यह एक कीटाणुनाशक है, इसे क्लोरल CCl3CHO से बनाया जाता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा DDT से क्या होता है, तो लिख लो एक लाइन नोट करके, इससे मृदा का में नुकसान होता है। DDT से मृदा को नुकसान होता है, इसलिए देखना अब DDT का छिड़काव लगभग बंद हो गया। नुकसान होता है, DDT से मृदा को नुकसान होता है, पृथ्वी को नुकसान होता है। लिखें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डॉक्टर पाल मूलर, कीटाणुनाशक है, यह क्लोरल से उत्पन्न किया जाता है। BHC पाउडर का नाम सुने हो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
बीएचसी पाउडर का अगर आप नाम सुने हैं तो इसको हम सर कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बीएचसी पाउडर की अगर हम बात करें, इसका दूसरा नाम है सर लिंडेन। इसका दूसरा नाम है लिंडेन, इसका दूसरा नाम है 666, क्योंकि हेक्सा है, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, लिंडेन, ये भी कीटाणुनाशक है सर। नहीं कहते बीएचसी पाउडर छीट दिया है, कीटाणुनाशक है। इसको गेमेक्सेन भी कहते हैं, देखो इसका लिंडेन 666, गेमेक्सेन, सब इसी का नाम है। बीएचसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन 666, गेमेक्सेन कहते हैं, ये कीटाणुनाशक है। कहता है बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे गेमेक्सेन भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम लिंडेन है, इसका यह एक उत्तम कीटाणुनाशक है, ये एक उत्तम कीटाणुनाशक है। आरडीएक्स ध्यान देना चला, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, नहीं सुनता है, मूवी सब में सुनता होगा, आरडीएक्स मार के उड़ा देंगे, ये एक्सप्लोसिव है सर, जैसे बारूद होता है। इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। यूएसए में इसे साइक्लोनाइट, जर्मनी में इसे हेक्सोजेन, इटली में इसे T4 के नाम से जानते हैं, और इसका एक अन्य नाम C4 है। ये अब याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय, देयर इज नो उपाय। ये सर विस्फोटक है, आरडीएक्स सब जानता है, प्लास्टिक विस्फोटक है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है प्लास्टिक के जैसा। और यूएसए में से साइक्लोनाइट, जर्मनी में से हेक्सोजेन, इटली में से T4 के नाम से जानते हैं, इसका एक अन्य नाम C4। अब देखो, हमने कहा तुमको कि एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, हम तुमको पढ़ाए अपर रूप। क्या पढ़ाए सर? अपर रूप, दैट इज एलोट्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा अपर रूप क्या है। अपर रूप वो है जब किसी पदार्थ पे या तो दाब देकर या तो ऊष्मा देकर जब उसके रूप में परिवर्तन ले आया जाता है तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में रॉड के रूप में करते हैं, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, शीशा काटने में करते हैं। और फुलेरीन कार्बन 60 है, फुटबॉल के जैसी संरचना है, जियोडेसिक संरचना भी इसको कहते हैं। पूछता है कुछ, कौन संरचना कहते हैं सर? जियोडेसिक संरचना कहते हैं। देखिए, हमने कहा ये जो हीरा है सबसे अधिक कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, लेकिन हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। फुलेरीन की अगर हमने बात की सर, ये कार्बन 60 है, जियोडेसिक संरचना या ग्लोब के आकार की संरचना या फुटबॉल के आकार की संरचना है, ये फुटबॉल के आकार की संरचना है। हीरा की अगर हम बात करें, हीरा का उपयोग सर आभूषण बनाने में करते हैं, हीरा का उपयोग विद्युत का कुचालक है, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, शीशा काटने में करते हैं। ग्रेफाइट सुचालक है, ये स्नेहक के रूप में भी उपयोग होता है। ग्रेफाइट ये हीरा चतुष्फलक या ये षटफलकीय आकार का है, यानी 6 गो फलक है, इसमें 8 गो फलक है। कहते हैं हीरा मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल जो हम लोग पीते हैं वो मृदु जल है, जो हम लोग नहीं पीते हैं वो कठोर जल है। मृदु जल में साबुन झाग देता है, हम लोग जो पीते हैं हम झाग देता है साबुन, कठोर जल में झाग नहीं देता है। अब कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, क्योंकि बड़का में बड़का स्तर। अस्थाई कठोरता होती है क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थाई कठोरता सर दूर करने के लिए वाष्पीकरण विधि, अस्थाई के लिए सर आपको दूर करने के लिए आप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। एरोमेटिक को सर एरीन के नाम से भी जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को एरीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, जैसे बेंजीन में। बेंजीन को सर एरोमेटिक का बाप कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड 12 है, पाई बॉन्ड 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसके बाद हम लोग आए सर इधर CO2, जब जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो H2CO3 दे देता है। टॉल्विन को ट्राइनाइट्रोटॉल्विन के नाम से जानते हैं। ट्राइनाइट्रोटॉल्विन नामक विस्फोटक बनाने में उपयोग करते हैं।
अब ध्यान देना, अगर बेंजीन की बात करें, उसका उपयोग ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनाने में करते हैं, उसको हम मिर्बेन का तेल भी कहते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करें, उसको हम सर ट्राई नाइट्रो बेंजीन नामक विस्फोट, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक बनाने में कहते हैं, जिसको हम मिर्बेन का तेल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं सर? मिर्बेन का तेल कहते हैं। उसके बाद अगर डीडीटी की बात करें, वो कीटाणुनाशक है। बीएचसी पाउडर भी कीटाणुनाशक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम लिंडेन है, तीसरा नाम गेमेक्सेन है, चौथा नाम 666 है। दोनों कीटाणुनाशक है, डीडीटी भी और बीएचसी भी। आरडीएक्स की बात करोगे, आरडीएक्स की अगर हम बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है। क्या नहीं? डीडीटी से सर मृदा का नाश होता है। अपर रूप क्या है? तापमान और दाब के कारण जो उसके रूप में बदलाव होता है वो अपर रूप है। सबसे अधिक फुलेरिन के बारे में पूछा, ये कार्बन 60। जियोडेसिक संरचना, ग्लोब के आकार की संरचना होती है फुलेरिन। की कार्बन का अपर रूप है। ठीक है।
तो CO2 जब सर कोल्ड ड्रिंक का CO2 H2O से विक्रिया करेगा H2CO3 दे देगा। कोल्ड ड्रिंक का जो CO2 है वो H2O से विक्रिया करेगा तो क्या दे देगा सर, H2CO3 दे देगा, कार्बोनिक एसिड दे देता है। तो इस सबको सर फॉर्मूला को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सर RDX तक पढ़ा। RDX एक प्रकार का प्लास्टिक विस्फोटक है। अब सर मामला यह है कि आज की कार्रवाई को हम लोग सर यहीं तक रोकेंगे।